बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। न्यूज़ की जानब जाने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो 3-4 वीडियो मैंने अपलोड की हैं पिछले 1-2 वीक में, जिसमें मैंने इमिग्रेशन के साथ साथ जो है वो अमदाद की भी बातें की हैं और अमदाद की न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर की है। उन जो अमदादों की तमाम तर डिटेल है वो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की तरफ से आ रही है। जितनी डिटेल्स वो रिलीज़ करते हैं उतनी डिटेल पे मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। अब 2022 के शुरू तक तमाम डिटेल आ जाएगी। किस तरह हमने अप्लाई करना है, तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। जिस तरह मैंने उस दिन आप लोगों के साथ वो कार्गो दी इको की वीडियो शेयर की थी, जो हम सोच रहे थे कि वो इंस के दफ्तर में हमने अप्लाई करना है, इंस्टीट्यूट नेशनल seguridad सोशल, लेकिन असल में बाद में हुकूमत की तरफ से डिटेल आई कि वो सिंध के दफ्तर में हमने अप्लाई करनी है। तो इसी तरह से मज़ीद डिटेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी, क्योंकि ये जनवरी 2022 से ही अमदाद शुरू होगी। इसी तरह दूसरी जो अमदादें उनकी डिटेल भी आ रही है। और ये ख़ास ख्याल रखा करें कि हर अमदाद और हर न्यूज़ के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया होता है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। वहाँ पे क्लिक करके आप ख़ुद भी उसको रीड कर सकते हैं। और वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो छोटी होने की वजह से मैं नहीं बयान कर सकता, और उस लिंक में वो होती हैं और वहाँ पे आप पूरी डिटेल जो है वो जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रूटीन की न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करते हैं नादरा की तरफ से पाकिस्तानियों को एक वार्निंग दी गई है और एक अहम सहूलत दी गई है। इससे फ़ायदा उठाएं और मालूमात लें कि आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। इस पे बात करेंगे। डेनमार्क की सुप्रीम कोर्ट ने इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छा फ़ैसला किया है, उस पर बात करेंगे। इंग्लैंड हुकूमत ने भी एक अहम ऐलान किया है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम कदम उठाया है, जिसकी वजह से सब हैरान हुए हैं कि इतना बड़ा कदम क्यों कर उठाया गया। सबसे पहले तो नादरा की पाकिस्तानियों को एक वार्निंग जारी की है। आपको ये बताता चलूँ कि मुशर्रफ दौर में नादरा का जब क़याम हुआ तो उसके बाद इसमें ये जाना गया कि बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों का इंटर होना मुल्क में, और उसके बाद पाकिस्तानी नेशनल हो जाना नादरा के सिस्टम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स, ख़ानदानी सिस्टम, वो तमाम चीज़ें रजिस्टर होती हैं, जिसको फैमिली ट्री भी बोला जाता है। हुआ क्या है कि कुछ ऐसी काली भीड़ें नादरा के अंदर ही भर्ती हुई, जिन्होंने रिश्वत लेने के बाद गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ के फैमिली ट्री में इंटर किया। यानी कि आपको पता ही नहीं कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5 फ़र्द हैं ख़ानदान के, लेकिन नादरा में आपके 6 फ़र्द हो सकते हैं, क्योंकि नादरा के किसी अहलकार ने रिश्वत लेने के बाद आपके फैमिली ट्री में किसी और को भी ऐड किया हुआ है। उसको ऐड करने के बाद शनाख्ती कार्ड जारी किया गया है, जिसके बाद क्या होता है कि वो किसी भी इलीगल एक्टिविटी में जब पकड़ा जाता है या उसके साथ कोई मसला होता है, तो वो आपके ख़ानदान का फ़र्द निकलता है, तो आप पे भी प्रेशर आता है। तो इस सिचुएशन में नादरा ने एक अहम वार्निंग जारी की है कि एक टेलीफोन नंबर, जो कि एक कोड की सूरत में आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इस पर आपने SMS करना है अपना ID कार्ड नंबर और इशू डेट। उस पर क्या होगा कि आपका SMS जो है उस पर चेक किया जाएगा कि आपके फैमिली ट्री में कितने फ़र्द हैं, और आपको SMS के ज़रिए जवाब मिल जाएगा कि आपके फैमिली ट्री के कितने फ़र्द हैं। अगर तो आपके फैमिली ट्री के फ़र्द उतने ही हैं जितने आपके जेन्युइन हैं, तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर फ़र्द ज़्यादा निकलते हैं तो लाजमी तौर पे फ़ौरन नादरा को इतला देनी चाहिए कि आपके इतने फ़र्द नहीं हैं, कोई ना कोई इजाफी फ़र्द जो है वो ऐड किया गया है। ये नंबर मैं आपको बोल देता हूँ, ये है 8009 पे आपने SMS करना है अपना ID कार्ड और उसकी इशू डेट। तो उस पे नादरा जो है वो चेक करने के बाद आपको उसकी डिटेल सेंड कर देगी कि आपकी फैमिली ट्री में कितने अफराद हैं। इसके बाद आप बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क जब से नई हुकूमत आई है पिछले साल से, उस वक्त से उन्होंने इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त जो कवानीन हैं वो बनाए हैं, जिसमें यहाँ तक भी कानून है कि वो लोग जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, अगर उनसे भी जुर्म सरजद होता है तो उनको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ वहाँ पे असाइलम सीकर रेफ्यूजीज़ को बहुत सख्ती के साथ निपटा जा रहा है।
इवन अगर आप वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे नहीं रहने दिया जाता। एक ऑफ शोर सेंटर बनाया गया समंदर के बीच में, वहाँ पे आपको ले जा के रखा जाता है और वहाँ पे आपके केस की स्टडी की जाती है। अगर तो आप एलिजिबल हों तो डेनमार्क पहुँचा दिया जाता है, अगर ना एलिजिबल हों तो आपको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाता है आपकी होम कंट्री में। तो ये तमाम सिचुएशन में एक अहम जो है वो केस सामने आया। तुर्की का एक फ़र्द था जिसके पास कुछ नजायज़ असला सामने आया कि उसने रखा हुआ है, तो उसको ना सिर्फ डिपोर्ट किया गया बल्कि उसकी नेशनलिटी भी कैंसिल की गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बंदा जो था वो डेनमार्क बोर्न था, यहीं पे उसने ज़िंदगी गुजारी थी और वो तकरीबन 30 साल से ऊपर की एज का फ़र्द था जिसको डिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए और डिपोर्ट उसके बाद किया गया तुर्की में। इसके बाद उसने अपील दायर की ऑनलाइन और तमाम प्रोसेस चलता रहा और तमाम प्रोसेस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि ये बिल्कुल भी कानून जो है ये ना तो मुल्क के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की कवानीन के मुताबिक है और ना ही ये यूरोपीय यूनियन के ह्यूमन राइट्स के कवानीन के मुताबिक है। इस वजह से इस तरह की किसी कानून पे भी अमल नहीं किया जा सकता। जो यहाँ पे बॉर्न होता है और परवान चढ़ता है, जवान होता है, उसको किसी सूरत में भी किसी जुर्म के मतबादल पे उसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आने वाले वक्त में डेनमार्क इतनी आसानी के साथ जो डेनमार्क में पैदा हुए हैं और वहाँ पे गैर मुल्कियों के बच्चे हैं उनको अब डिपोर्ट करना इतना आसान नहीं होगा। बिलाशुबा वो किसी भी जुर्म में पकड़े जाते हैं। इस तमाम सिचुएशन में डेनमार्क की हुकूमत को एक झटका तो लगा है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है डेनमार्क की हुकूमत इसका मतबादल की और रास्ता निकाले और कोई नया कानून पास करे। इसके बाद अब बात करते हैं इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान की। इंग्लैंड हुकूमत ने भी ऐलान किया कि यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के तहत जो लोगों ने अप्लाई किया है उनकी वर्किंग जो है बहुत तेज़ी के साथ जारी है। इसके साथ साथ उन्होंने वार्निंग भी जारी की है कि मार्च के बाद बिल्कुल भी टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये याद रहे कि वेल्स जो सूबा है इंग्लैंड का, उन्होंने मार्च के एंड तक अप्लाई करने का मोहलत दी हुई है और उन्होंने कहा है कि वो लोग जो कि 31 दिसंबर 2020 से पहले इंग्लैंड में थे और उनके पास सबूत है लेकिन किसी वजूहत की बिना पे वो अप्लाई नहीं कर सके, तो वो 31 मार्च 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। हुकूमत ने ये वार्निंग जारी किया है कि उसके बाद टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इस वजह से जो लोग भी रहते हैं वो लाजमी तौर पे इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अप्लाई कर लें, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने सबूतों का ख्याल रखें क्योंकि सबूत लाजमी तौर पे उनसे मांगे जाएंगे, वरना उनके केसेस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इस तमाम सिचुएशन में यही बात सामने आती है कि जो वेल्स है वो सूबा भी अनकरीब अपनी जो मोहलत है वो ख़त्म होने के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन सबूतों के तौर पे बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तकरीबन 80,000 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो कि रिजेक्शन के बिल्कुल करीब हैं क्योंकि उन्होंने तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं की है। अभी हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है, हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे पंजाब में 60 दिन के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है और इस इमरजेंसी में रेंजर्स को पूरा कंट्रोल दे दिया गया है। अमन अमान की तमाम जिम्मेदारी अब रेंजर पे होगी। असल में ये टीटीपी जो तहरीक है उसके ख़िलाफ़ ये अहम कदम उठाया गया है। यहाँ पे ये याद रहे कि जो इस वक्त सिचुएशन है पूरे पंजाब में वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि कुछ मजहबी कुव्वतें जो हैं वो इस्लामाबाद का रुख करना चाहती हैं, लेकिन हुकूमत की हर तरह की कोशिश है कि वो उनको रोके। दूसरी तरफ जो हुकूमत के वज़ीर है शेख रशीद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ़्रांस के सफ़ीर को अगर हम निकालते हैं तो यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे तल्लुकात बहुत ख़राब हो जाएंगे, जो कि मुल्क की पहले ख़राब होती माशियत पे मज़ीद बोझ पड़ेगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि फ़्रांस के सफ़ीर इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं हैं, इस वजह से ये मुतालबा करना कि उनको यहाँ से निकाला जाए बिल्कुल फ़जूल है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि किसी तौर पे भी इस तंजीम की किसी बात को नहीं माना जाएगा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात किए हैं लेकिन ये किसी जगह पे भी
मुतहद नहीं होते। हुकूमत ने अपने मुतालबात जो उन्होंने किए थे वो माने हैं, लेकिन हमारे मुतालबात अभी तक तंजीम की तरफ से नहीं माने गए। तो दोस्तों देखते हैं अब आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।